दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल जो होने वाला है CGL 4 या फिर जो अभी बिहार के थ्रू BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम TRE 4 होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर अदर स्टेट में जो शिक्षक भर्ती होंगे उसके लिए भी, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों। और जो अदर स्टेट में SI के पेपर होते हैं जैसे यूपी में भी होते हैं, उत्तराखंड में भी, कहीं भी जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक की ये भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और तथा बाजीराव द्वितीय का मध्य हुआ था 1802 ईस्वी की बसीन की संधि। ठीक है, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। एक्सप्लेनेशन देखिए। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों की अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा यह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे कौन कौन? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 में, और फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801,
पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राय सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत सिंह के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो सबसे पहले देशी शासक से सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक है, तो इनमें से किस काल क्रमानुक्रम में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की गई थी? कौन कौन सा जगह ने, मतलब कि स्टेट ने किस क्रम में सहायक संधि की थी? कौन पहले कौन बाद में? तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने, उसके बाद अवध और उसके बाद सिंधिया ने। ठीक है, तो 1 2 3 4 सही क्रम ही है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया। तो 1 2 3 4 क्रम में ही है, ए आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो पहला शासक इसमें से अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से ही प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं पूछा है तो अवध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य तो वो था हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इनमें से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया।
इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे कौन कौन? हैदराबाद 1798 में, फिर 1800 में, सबसे पहला हैदराबाद, उसके बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर ने, ये सब राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ठीक है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था, यही सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था। डी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय तक नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। सी आंसर हो जाएगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था, जो कि 1816 की संगौली की संधि से समाप्त हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल कौन सा था? तो 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, जो कि 1816 के संगौली की संधि से समाप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध लॉर्ड ये मतलब कि हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। डी आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 ईस्वी में हुआ था और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अतः डी सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था।
ठीक है। बक्सर का युद्ध लॉर्ड हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरकी खड़की के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, ठीक है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कुशासन के आधार पर, ठीक है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने? तो विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच में। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, बी आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन था, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंध था, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। उनके अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाई थी, ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिंग ने लगाई थे, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सती शब्द का अर्थ एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। हिंदू परंपरा में विवाह एक संस्कार माना जाता है, अर्थात आत्माओं का संबंध। स्त्री और पुरुष का बंधन शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला, अर्थात यह माना जाने लगा कि स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके शरीर के साथ ही अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। 18वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की 7 पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचे कुल के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और
राजपूतों में यह परंपरा बहुत प्रचलित थी। कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इस क्रूर परंपरा को बंद करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने प्रदेशों में इसे बंद कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसको बंद करने के लिए कुछ उपाय किए थे। कॉर्नवालिस, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे आरंभिक गवर्नर जनरलों ने बलपूर्वक मादक वस्तुओं के प्रयोग से अल्पवयस्क विधवाओं तथा गर्भवती स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाई थी, परंतु वह सफल नहीं हुए। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो कौन संबंधित है? तो किसने बंद करवाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही कानून बना करके 1829 में नियम 17 द्वारा ये सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा। ठीक है, नियम 17 द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यातों को रोक दिया गया? तो इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, इनमें से किस वर्ष? तो 1789 ईस्वी से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, 1789 से। बी आंसर हो जाएगा। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त भाग से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के काल 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है, सिंध को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 इसका कार्य प्रशासन का लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक था, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षतापूर्वक बनाई। उसने अपने अधिकारी वहाँ के शासन की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने एक विस्तृत विवरण वहाँ के कुशासन के विषय में उसको भेजा।
जिसे लंदन भेजकर उसने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली। गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी ने बहुत तत्परता से कार्य किया। अपने इस कार्य को डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया, यदि अंग्रेज सरकार इस प्रशासन के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती है तो वह मानव और ईश्वर दोनों के दृष्टि में दोषी होगी। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन थे? तो अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत किसको किसको अपने क्षेत्र में मिलाया था ब्रिटिश में साम्राज्य में? तो सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर 1854 तथा करौली 1855 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली को। ठीक है, ये सब व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिला लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन तो कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन का आरोप लगा करके और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? तो 1849 सतारा का विलय, सतारा तो 1848 में हुआ था, तो ये गलत हो गया। पंजाब का विलय 1848 से भी गलत हो गया। 1856 में अवध का विलय, यही सही है। ठीक है, यही सुमेलित है। 1856 में अवध का विलय। 1855 झांसी का विलयन, तो झांसी 1853 में विलय किया गया था, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवध का विलय 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी लॉर्ड डलहौजी ने ना। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो किसका था? तो अवध का शासन 1856 ईस्वी में। ठीक है, कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो अवध का शासक को। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इनमें से कौन किस तरह से विलय किया गया था, क्रम बताना है। तो सतारा सबसे पहले 1848 में। ठीक है, संभलपुर को 1849 में और झांसी को 1853 में। तो 3-2-1। ठीक है, विलय इसी तरह किया गया था। सबसे पहले सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1849 और 1853 में झांसी को। तो सी आंसर हो जाएगा 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो कौन था ब्रिटिश रेजिडेंट? निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स आउटरम था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश
रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।